हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टेम 10 के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर सैंपल पेपर क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं? तो उसका रीजन ये है कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये जो पेपर आप दे रहे हो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि इस तरह से क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, क्या डिफिकल्टी लेवल इस तरह का रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न इस तरह का होगा या नहीं होगा, क्यों हम ट्रस्ट करें कि इस सैम्पल पेपर पे। तो उसका रीजन ये है कि आपको क्यों इस पेपर पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये जो पेपर बनाया गया है वो बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस लेकर के बनाया गया है। कौन कौन से मेन से एग्जाम्स हैं मैं वो बता दे रहा हूँ। डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पेपर है जो आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहां से हमने क्वेश्चंस लिया है इस सैंपल पेपर में। इसके अलावा अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया होगा वो पेपर, तो आपको पता होगा। तो डीआरडीओ एसटीए का पेपर हुआ है अभी 2 महीने पहले, तो वहां से भी हमने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमें बहुत सारे स्टूडेंट से पता चला है, तो वहां तो उन क्वेश्चंस में भी कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन लगे मुझे, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा भी एग्जाम होता है जो कि 2022 में भी एक हुआ है। तो हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के अंदर से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप देखो तो एक तरह से रिलेवेंट आपको मिल जाएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल ऐसा ही रहने वाला है। तो यही कारण है कि आप इस पेपर पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे, इसकी सॉल्यूशन समझ में आए, तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें मैं आपको अपने इस चैनल के थ्रू कवर करवाता हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपको एक बूस्ट देगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, द 7th टर्म एंड द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 34 एंड 64। हमें ए 7th दिया हुआ है, 7th नंबर का टर्म हमें 34 दिया हुआ है, और ए 13th यानी 13th नंबर का जो टर्म है वो मुझे 64 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, 18th नंबर का टर्म। तो ए 7th का फॉर्मूला मेरा ए एन का जो फॉर्मूला होता है, nth नंबर का टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए जो है वो मेरा फर्स्ट टर्म है, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो ए 7th जो है वो मेरा a प्लस 6d हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 34। ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे a 13th जो है वो 64 है, यानी a प्लस 12d इक्वल्स टू मुझे निकल जाएगा 64। ये सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब पहला इक्वेशन है a प्लस 6d इक्वल्स टू 34, और जो दूसरा इक्वेशन है a प्लस 12d इक्वल्स टू 64। मैं क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों को। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, 12d से मैंने 6d को माइनस कर दिया तो मुझे 6d मिलेगा। इधर 64 से मैंने 34 माइनस कर दिया तो मुझे 30 दिख गया। तो 6 बचे 30 होता है, तो d इक्वल्स टू मुझे कितना दिख गया, 5 दिख गया। तो कॉमन डिफरेंस हो गया मेरा 5। नाउ मुझे a फाइंड करना है, तो मुझे गिवन था a प्लस 6d इक्वल्स टू 34। a प्लस 6 इंटू डी, डी इक्वल्स टू 5 है, इक्वल्स टू 34 है, 6 बचे 30 होता है, तो a इक्वल्स टू निकल जाएगा 4। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा 4 निकल गया, d मुझे 5 निकल गया। तो मुझे क्या फाइंड करना था, तो मुझे यहाँ पे 18th टर्म फाइंड करना था। सो 18th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 17d। सो a प्लस a की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस 17 इंटू डी, डी इक्वल्स टू मेरा 5 निकला हुआ था। तो 17 बचे 85, 85 और प्लस 4 कितना होता है, 89 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है मेरा 89। सो ये वाला जो ऑप्शन सी है वो मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है मेरा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको सीबीएसई के क्लास 10th के पेपर में मिल जाएगा, उसके बुक में मिल जाएगा, सॉरी सीबीएसई के बुक में मिल जाएगा, क्लास 10th के बुक में है। एपी का आपको टॉपिक मिल जाएगा, आपको वो कवर कर लेना, उसके सारे फॉर्मूलाज देख लेना, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा वहां से। नेक्स्ट है मेरा, अ ट्राइंगल कैन नॉट बी ड्रॉन विथ द फॉलोइंग 3 साइड्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल नहीं बन सकता है इनमें से किस साइड्स के कॉम्बिनेशन से। तो ट्रायंगल कॉम्बिनेशन होने का जो कंडीशन है कि मतलब अगर 3 आपको साइड्स दी हुई है तो इन तीनों साइड से ट्रायंगल तभी फॉर्म हो सकता है
जब a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए c के, मतलब 3 साइड्स गिवन है a b और c, तो इसमें से किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो सबसे छोटा जो 2 साइड से, जैसे 2 3 और 4 यानी 2 3 4 में से 4 को माइनस कर दो, 4 को हटा दो पहले, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं 4 को हटा दूं तो बाकी जो 2 छोटा छोटा वाला बचा, नंबर वाला जो साइड बचा है, इन दोनों का सम करने से अगर मुझे जो तीसरा साइड है, अगर मुझे उससे बड़ा मिलता है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, अगर नहीं मिलता है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ये भी क्लास 10th के आपको बुक में मिल जाएगा सीबीएसई के। तो अब देखो यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। 5 जो है वो बड़ा होना चाहिए 4 से, तो ये पहला कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो गया, तो यानी इससे ट्रायंगल फॉर्म होगा। सेकेंड जो कंडीशन है वो यहाँ पे है 3 + 4। अब 3 + 4 इक्वल्स टू क्या होता है सर, 7। तो आप बोलोगे सर 7 जो है वो बड़ा होना चाहिए 8 से, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे बी ऐसा जो मतलब एग्जाम्पल है 3 4 और 8 मीटर साइड वाला, जैसे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। बाकी नेक्स्ट वाला देख लो, यहाँ पे 4 + 6 है, 10 होता है, जो कि तीसरे वाले साइड से बड़ा हो गया। 5 और 7 जो है 7 5 12 होता है, तो 12 जो है वो 10 से बड़ा हो गया। तो मतलब इससे और इससे ट्रायंगल फॉर्म होगा, लेकिन ये जो बी नंबर वाला जो कंडीशन है इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो आंसर होगा मेरा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ क्लोज्ड वाटर टैंक हैज इंटरनल साइज ऑफ 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। हमें डायमेंशन गिवन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। इट नीड्स टू बी लाइंड with waterproofing cement on all its internal side। मतलब जितने भी इंटरनल साइड्स है उसमें वाटर प्रूफिंग सीमेंट की लाइनिंग की गई है, मतलब एक तरह से पॉलिश करा गया है वाटर प्रूफिंग सीमेंट से। तो किस रेट से प्रूफिंग करा गया है, तो ₹250 पर मीटर स्क्वायर के रेट से प्रूफिंग की गई है। तो हमें टोटल बताना है कि कॉस्ट कितना लगेगा इस पूरे प्रूफिंग को करने में। तो अब देखो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, तो मेंसुरेशन का टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत डीप आपको नहीं घुसना है इन सारी चीजों में, आपको सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए क्लास 10 तक का। क्योंकि ये पेपर जो है खुद 12 का है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पेपर है वो 12th लेवल का है। तो ऑब्वियस है, मतलब एलिजिबिलिटी इसके लिए क्लास 12 की मांगी गई है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वैल्यू बेस्ड होंगे। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा से क्लियर हुआ है, कितनी क्लैरिटी है, कितनी पकड़ है आपकी टॉपिक पे, उसके थ्रू जो है चेक करा जाएगा। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, क्लास 10 तक का कोशिश करना है। 8 9 10th की जितनी भी बुक्स होती हैं सीबीएसई की वो पढ़ जाओ, मैथ्स के लिए हो, साइंस के लिए हो, एसएसटी की हो, तो आपका ओवरऑल देखा जाए तो प्रिपरेशन हो जाएगा वहां से। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे एक घनाभ जिसे कहते हैं हम लोग, क्यूबॉइड जिसे कहते हैं, वो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मुझे रेशियो ये है। और चूंकि ये एरिया से रिलेटेड है तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 देन ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। ठीक है, सो 2 देन 10 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 और प्लस 20 इंटू 10, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 10 150 हो गया, फिर 15 इंटू 2 300 हो गया, फिर 20 इंटू 10 यानी 200 हो गया। इसे ऐड करेंगे 300 और 200 500, एक 600 650 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1300। सो 1300 मीटर स्क्वायर का ये एरिया हो गया। इस एरिया को किस रेट से पॉलिश करा जा रहा है, सो 250 पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो मैं क्या करूंगा, फाइनली मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 दहिया 250 होता है और 25 तिया 75 होता है, 75 होता है। तो कहीं ना कहीं 7 5 12 325 आ जाएगा। 325 किसी में है तो बी वाले में, तो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, सिर्फ आपको डिजिट से मतलब है यहाँ पे। तो 3,25,000 रुपए खर्च होंगे ये पूरा एरिया को पॉलिश करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है 3x + 4y = -6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y = -1। हमें इसका सॉल्यूशन बताओ। तो अब इसे सॉल्यूशन के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है आपको,
आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शंस की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू +3 और y इक्वल्स टू -2 है। मैं पहले इक्वेशन में 3 इंटू एक्स की वैल्यू +3 पुट कर रहा हूँ, +4 इंटू वाई की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, लेकिन हमें -6 चाहिए। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन ए है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा वाला इक्वेशन देख लेते हैं, +2 और -3। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे मैं +2 पुट करूंगा, +4 इंटू वाई की जगह पे मैं -3 पुट करूंगा। इसे सॉल्व करूंगा, 3 2 जा 6 और 4 3 12 -6, यानी पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। मुझे दूसरे वाले को भी चेक करना है, यानी कि एक सेटिस्फाई हो गया तो ये सही हो गया, मुझे दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा वाला मुझे यहाँ पे गिवन था 4x। सो यहाँ पे 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू +2 था, फिर +3 इंटू वाई इक्वल्स टू मुझे -3 गिवन था। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, यानी -1, यानी -1 मुझे मिल रहा है, यानी सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ऑप्शन बी है वो मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन पे या कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज of the annual report of an organization are to be printed। क्वेश्चन है कि बहुत सारी कॉपीज हैं एनुअल रिपोर्ट की जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे प्रिंट करना है। देयर आर 2 प्रिंटिंग मशीन, 2 प्रिंटिंग मशीन है। मशीन ए विल नीड्स 10 days टू प्रिंट देम एंड मशीन बी विल नीड 15 days टू प्रिंट देम। इफ द बोथ द मशीन्स आर पुट टू यूज, द नंबर ऑफ डेज नीड्स फॉर प्रिंटिंग इज। तो कितना दिन लगेगा दोनों मशीन से प्रिंट करने में। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 2 मशीन है, एक ए और एक बी। एक को 10 days लग रहा है, दूसरे को 15 days लग रहा है। दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 30 होगा। 10 से मैं 30 को डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा, 3। 3 क्या हो गई, मशीन ए की इफिशियंसी। 15 दूना 30 होता है, तो 2 क्या हो गया, मशीन बी की इफिशियंसी। दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों मिलके 5 इफिशियंसी वाला काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब एक दिन में 5 कॉपीज जो है प्रिंट करेंगे दोनों मिला के। ठीक है, पहली वाली की इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का वर्क। तो यहाँ पे चूंकि प्रिंट करना है कॉपीज को, तो ए की इफिशियंसी 3 आई। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 कॉपीज प्रिंट करेगा। बी की इफिशियंसी 2 आई, तो यानी बी जो है एक दिन में 2 कॉपीज प्रिंट करेगा। दोनों को मिला दो तो 5 हो गए, तो यानी एक दिन में 5 कॉपीज प्रिंट होगा। 30 जो है टोटल नंबर ऑफ कॉपीज है जिसे हमें प्रिंट करना है। 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 6 के 30 होता है, यानी 6 days लगेगा दोनों को मिल करके प्रिंट करने में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस इजी हैं। हो सकता है कि आपको ट्रिक नहीं पता हो, तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं। निशांति एकेडमी ऐप पर आपको क्वांट से रिलेटेड बेसिक कोर्स मिल जाएगा, जहां मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं। अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है, जिसके थ्रू आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, एडवांस लेवल भी सॉल्व कर सकते हैं। सारी चीजें वहां पे कवर्ड है। एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हो तो निशांति एकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पे जरूर विजिट करना। सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स आपको वहां पे दिख जाएंगे। Now क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम्स ए एंड बी। 2 एग्जामिनेशन रूम है, 2 रूम है। सपोज दिस इज रूम ए, दिस इज रूम बी। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में 10 स्टूडेंट को भेजा गया, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2 रूम्स बिकम इक्वल। तो जब ए से 10 स्टूडेंट निकल करके बी में चले जा रहे हैं, यानी बी +10 हो जा रहा है और ए -10 हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दोनों रूम में वो इक्वल हो जा रहे हैं, यानी इक्वल हो गया। सो इसे मैं सॉल्व करके इक्वेशन बनाऊंगा, तो ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो b +20 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड जो केस है वो ये है कि इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी से ए में 20 स्टूडेंट्स को भेजा जाए, यानी कि ए में +20 हो जा रहा है और बी से -20 हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन में ए के पास जो है डबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू बी। तो यानी ए में डबल हो जा रहा है, तो इक्वल टू कब होगा, जब मैं बी को डबल कर दूंगा। तो यहाँ पे ये इक्वल का साइन हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे a इक्वल्स टू मेरा b प्लस 20 था पहले इक्वेशन से, मैंने उसे पुट कर दिया, b प्लस 20 और प्लस 20 40 हो जाएगा। सो b प्लस 40, यहाँ पे 2b माइनस 40 हो गया। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो b इक्वल्स टू मुझे 80 दिखेगा। b इक्वल्स टू 80, मुझे a का फाइंड करना है कि a में कितना था, तो 80 और प्लस 20 कितना हो जाएगा सर 100। सो 100 ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये समझाने में समय लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी है और हार्डली कुछ सेकंड्स का है। मतलब अगर देखा जाए तो आप 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चंस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, अगर आपके पास सही ट्रिक अवेलेबल है तो, अगर आपको पता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 3 men ए बी एंड सी इन अ ग्रुप इज 84 kg। 3 पर्सन्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी। इन तीनों का जो एवरेज वेट है ए बी और सी का वो है मेरा 84। अनदर मैन डी ज्वाइन, डी एक आता है, ज्वाइंस द ग्रुप, द एवरेज वेट नाउ बिकम्स 80 kg। तो जो एवरेज वेट है ए बी और सी, ए बी सी और डी का, वो मेरा 80 किलो हो जाता है, 80 kg हो जाता है। अनदर मैन ई whose weight is 3 kg more than that of the D, एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है मेरा E, जो कि D से 3 किलो ज्यादा है, तो D प्लस 3 है। ठीक है, D से 3 किलो ज्यादा है, रिप्लेसेस A, अगर वो A को रिप्लेस कर देता है, then the average weight of the group of B, C, D and E becomes 79। तो B, C, D, E इन चारों का जो एवरेज वेट है वो 79 kg आता है। तो हमें A का वेट बताना है कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी 3 पर्सन है, तीनों का एवरेज वेट जो है 84 है। तो ए बी सी तीनों का एवरेज वेट है 84, तो तीनों का टोटल वेट कैसे निकलेगा, तो कुल निकालने के लिए एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 84 इंटू 3 कर देंगे, सो 80 इंटू 3 कितना होता है, तो 8 या 24, आप बोलोगे सर 240 होता है। 4 या कितना होता है, 12 होता है, यानी 252 जो है ये मेरा टोटल वेट निकल जाएगा ए बी सी का। ठीक है, हमें पता है ए बी सी प्लस डी का जो एवरेज वेट है वो है 84 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ए बी सी डी 4 लोग हैं इसीलिए। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 320, तो यानी 320 किलो जो है ए बी सी डी चारों का कुल वेट है। तो 320 किलो 4 जन का है, जिसमें से 252 किलो 3 जन का है। तो जो डी जो इकलौता है उसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 320 से 252 माइनस कर दो। मैंने 300 से 250 माइनस करा, 50 हुआ, 50 से फिर मैं 2 माइनस करूंगा, 48 होगा, और 48 में मैं 20 ऐड कर दूंगा तो 68 हो जाएगा। तो 68 kg का मेरा डी हो गया। क्रॉस वेरीफाई कर लो, 8 2 10 हो जा रहा है यहाँ पे, और उसके बाद 6 5 11 1 12 हो गया। ठीक है, 68 kg हो गया मेरा डी। अब कह रहा था कि जो ई है वो डी से 3 किलो ज्यादा है, तो 68 डी है तो 3 किलो प्लस कर देंगे तो 71 kg का कौन हो गया भाई, ई हो गया। तो ई 71 kg हो गया। ठीक है, सो यहां पे हमें पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ए का वेट कितना होगा, वेट ऑफ ए बताना। तो आप देखो कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो टोटल वेट है वो है मेरा 80 इंटू 4 यानी 320। मैं 320 डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं 80 इंटू 4 लिख रहा हूं। ठीक है, उसी तरीके से B प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका जो एवरेज वेट है वो 79 है। तो टोटल कितना कैसे निकलेगा, इंटू 4 कर दूंगा। मैंने क्या करा, मैंने दोनों को माइनस कर दिया, माइनस 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 माइनस, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो मुझे ए माइनस ई दिखेगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 80 इंटू 4 माइनस 79 इंटू 4, 4 कॉमन हो गया, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 80 माइनस 79 1 बचेगा, दैट इज 4। तो a माइनस ई इक्वल्स टू 4 हो गया। अब a माइनस ई इक्वल्स टू, एक मिनट, a माइनस ई इक्वल्स टू 4 हो गया। हमने जो है e इक्वल्स टू ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने e इक्वल्स टू निकाल लिया था, कितना था 71 था यहाँ पे। ठीक है, 71 था। तो E इक्वल्स टू जब मैं 71 पुट करूंगा तो इधर आकर के 4 प्लस 71 दैट इज 75 kg, ये A निकल जाएगा। सो A इक्वल्स टू 75 kg, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया लेकिन एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव
असिस्टेंट का पेपर है, इसके अंदर 3 सेक्शन है। एक है मेरा एप्टीट्यूड का सेक्शन, दूसरा जो है वो है मेरा इंग्लिश का सेक्शन, और तीसरा जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा। तीनों में 25 क्वेश्चंस होंगे। ओवरऑल 75 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। और ये जो 75 क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 1 घंटे का। आपको 1 घंटे में पूरा पेपर देना है। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया डीआरडीओ सेप्टेम 10 के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आ रहा है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप एक एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो निशांत एकेडमी ऐप पर आपको कोर्स दिख जाएगा, जहां पे मैं आपको सारी चीजें, क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश ग्रामर हो, या फिर और भी जो भी टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर, जैसे डीआरडीओ के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीजें मैं आपको उस पूरे फुल पैकेज में कवर कर रहा हूँ। प्राइसेस मात्र 500 रुपीज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस कोर्स को एक बार जरूर देखना। उसके अंदर फ्री वीडियोस भी हैं, एक आध इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं, तो वो उसके थ्रू जो है आप समझ सकते हैं कि कोर्स को किस तरीके से कवर कराया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 7 स्टार 1 इक्वल्स टू 64, 3 स्टार 9 इक्वल्स टू 144, 5 स्टार 6 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बहुत सिंपल सा है। 7 + 1 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा। 9 + 3 जो है वो 12 होता है, 12 का स्क्वायर 144 मिलेगा। तो 6 5 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे BEGK इज रिलेटेड टू दिस। तो B से पहले A होता है, E से पहले D होता है, G से पहले F होता है, G7 F6 होता है, और K से पहले J होता है, J10 K11। ठीक है, तो ऑब्वियस है P से पहले क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर P 16 होता है तो वो 15 होगा, तो यानी ये और ये ऑप्शन हो सकता है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। अब मुझे लास्ट वाला देख लो। लास्ट वाला में यहाँ पे y है, y जो है वो मेरा 25 होता है, तो उससे पहले 24 होगा, यानी कि x होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x आपको सिर्फ इसी में दिख रहा है और x किसी में नहीं है। ठीक है, इसमें था तो इसमें पहला वाला गलत था, तो ऑब्वियस है कि यही ऑप्शन है। तो पूरा अगर सॉल्व करोगे तो वो बेवकूफी हो गई, क्योंकि 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस करने, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तभी आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 200। एमआरपी जो है एक शॉपकीपर ने मार्क करी है कितना, 200 रुपए। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट दिया है, ही स्टिल गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। उसने प्रॉफिट जो है 20% का बनाया है। तो क्वेश्चन है सीपी बताओ। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक स्पेशल ट्रिक है। ये ट्रिक मैं पेड क्लासेस में बताता हूं, लेकिन ये जो ट्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख लोगे तो ये क्वेश्चंस जो है सिर्फ 3 या 4 सेकंड का गेम होगा। 3-4 सेकंड बहुत हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये और भी कम होगा, देखते के साथ आंसर कर देंगे। देखो, इसका जो रूल है वो ये है कि हमें 2 चीजें गिवन है यहाँ पे, एक सीपी गिवन है और एक एमआरपी गिवन है। तो जो सीपी और एमआरपी है इसका रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ये सीपी होता है, और फिर रेशियो में 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ये जो होगा ये एमआरपी का होगा। मतलब सीपी इज टू एमआरपी, यानी कि क्रय मूल्य। तो एमआरपी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। सो यहाँ पे सीपी यानी कि क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट इस टू, यानी अनुपात 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। नाउ 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट जो है वो 10% का दिया था, तो -10 कर देंगे। यहाँ पे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट है 20, सॉल्व कर देंगे। यहाँ 90 होगा, यहाँ पे 120 होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3:4 का रेशियो हो गया सीपी और एमआरपी का। हमें एमआरपी बोला है कितना है, 200 रुपए। तो एमआरपी की वैल्यू हमें गिवन है 200 रुपए। 4 का को किससे मल्टीप्लाई करने से 200 होता है, तो आप बोलोगे सर 50 का मल्टीपल हो गया। 50 4 जो है 200 होता है, यानी 50 जो है वो फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन निकल गया। सो 3 से जब मैं 50 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आ जाएगा। सो 150 जो है ये इसका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है
From the given alternative word, select the one which cannot be formed using the letter of the word beautiful. Beautiful से हम लोग कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं? तो beautiful आप सारे इसके अंदर जितने भी लेटर्स है उसे अच्छे से एब्सॉर्ब कर लो. लाइफ बन जाएगा LIFE. दूसरा FULL, तो डबल एल दिख रहा है लेकिन ब्यूटीफुल में एक ही एल है, तो ये वाला जो फुल है वो नहीं बनेगा, तो फुल इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. फाइंड द मिसिंग आइटम इन द सीक्वेंस ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स दिस. तो इसमें जो मिसिंग आइटम है वो हमें बताना है क्या होगा. अब देखो यहाँ पे जे है, स्टार्ट हुआ है जे से, जे के बाद केल है, केल सॉरी जे के बाद के है, के बाद आई आ रहा है, तो यानी कि ये पैटर्न नहीं बन रहा है डायरेक्ट वाला. जे के एल होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है एल, तो यानी कि डायरेक्ट वाला नहीं चलेगा यहाँ पे. तो जेड सॉरी जे मुझे दिख रहा है, जे के बाद यहाँ पे देखो अगर मैं दूसरा वाला लूँ आई में लेता हूँ, आई के बाद फिर देखो यहाँ पे एच आ गया, तो एच 8 होता है, आई मेरा 9 होता है, जे 10 हो गया, तो HIJ इस तरह से दिख गया. तो मुझे यहाँ पे M है तो यहाँ पे N दिखेगा, फिर यहाँ पे O दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ. अगर मैं पीछे जाऊं तो M जो है वो मेरा 13 हो गया, उससे पहले वाला 12 होगा, उससे पहले वाला 11 हो जाएगा, तो K11 होता है, ये फिक्स हो गया. तो जो 12 हो गया वो कौन सा होगा? L, तो यानी जो यहाँ पे जो पहला लेटर दिखेगा वो L दिखेगा. अब यहाँ पे मुझे Z दिख रहा है, उससे पहले यहाँ पे V दिख रहा है, फिर यहाँ पे X दिख रहा है, यहाँ पे R दिख रहा है, यहाँ पे P दिख रहा है. तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अब Z 26 होता है, उसके बाद 24 हो गया यहाँ पे X, फिर V जो है वो 22 होता है, फिर डैश है, फिर हमें पहचानना है, फिर 18 है, उसके बाद 16 है. तो अब देखो दो दो का गैप है यहाँ पे, तो 22 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20. 20 जो है वो कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर T20 होता है, तो T20 L और T20 ये दोनों में है. ठीक है, ऊपर का ये दोनों गलत हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा. पता कैसे चलेगा? हमें नंबर से पता चलेगा. 2 है, 4 है, 17 है, सॉरी 7 है, और उसके बाद फिर 16 है, फिर 22 है. तो मुझे 2 दिख रहा है, 2 के बाद फिर मुझे 4 दिख रहा है, 4 के बाद मुझे 7 दिख रहा है, 7 के बाद मुझे नहीं पता, फिर उसके बाद 16 दिख रहा है, 16 के बाद मुझे 22 दिख रहा है. तो 2 से 4 प्लस 2 हो गया, फिर 4 से 7 प्लस 3 हो गया, तो 2 3 फिर 4 अगर हो सकता है तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11. 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 16, यानी फिट हो रहा है. 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 22, यानी फिट हो गया, यानी यहाँ पे 11 दिखेगा. 11 मेरा लास्ट वाले ऑप्शन में है, यानी कि डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं. 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूज मदर वाई. क्यू की माँ वाई. ठीक है, सो क्यू है, इसका जेंडर हमें नहीं पता, इसकी माँ है वो है वाई, इज द सिस्टर ऑफ पी. अब जो है वाई जो है वो सिस्टर है किसकी? पी की. एंड द डॉटर ऑफ एम, और वाई जो है वो एम की डॉटर भी है. ठीक है, एस इज द डॉटर ऑफ पी. एस जो है वो पी की डॉटर है, एस जो है वो पी की डॉटर है, एंड सिस्टर ऑफ टी, और ये जो है टी की सिस्टर है. हाउ इज एम रिलेटेड टू टी. एम जो है वो टी से कैसे रिलेटेड है? तो एम जो है वो या तो ग्रैंड फादर होगा या फिर ग्रैंड मदर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम अमंग ऑयल, वाटर, मॉइस्चर, आइस. इन चारों में से कौन सा अलग है? तो आप बोलोगे सर ऑयल जो है वो जो है एक वाटर फोबिक सब्सटेंस है, जबकि वाटर लविंग सब्सटेंस में वाटर है, मॉइस्चर, मतलब ये तीनों चीजें वाटर से बनी है. ऑयल जो है एक अलग सब्सटेंस हो गया, फैटी सब्सटेंस हो गया, तो ऑयल जो है एक अलग चीज हो गया, तो ऑयल इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. सो क्वेश्चन नंबर 15 है, देयर आर टू सिलेंडर्स. दो सिलेंडर्स हैं. हाइट ऑफ वन ऑफ देम इज 32 टाइम्स द हाइट ऑफ द अदर. मतलब पहले वाले का जो हाइट है वो दूसरे वाले के हाइट से 32 टाइम्स ज्यादा है. इफ द वॉल्यूम ऑफ द शॉर्टर सिलेंडर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ द टॉलर सिलेंडर. जो टॉलर सिलेंडर है उसके वॉल्यूम से डबल है मेरा छोटे वाले का वॉल्यूम. जैसे मान लेते हैं ये एक छोटा सा सिलेंडर हो, ये एक छोटा सा सिलेंडर हो गया. ठीक है, छोटा वाला जिसकी हाइट जो है कम है, और दूसरा वाला एक ये सिलेंडर है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो पहले वाले की हाइट में अगर स्मॉल एच मान लूँ तो 32 टाइम्स ये जाता है, तो 32 एच हो जाएगा.
और अगर मैं इसका वॉल्यूम v मान लूँ तो इसका वॉल्यूम डबल है यानी 2v हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द शॉर्टर सिलेंडर टू द टॉलर सिलेंडर। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस, चाहे आप स्मॉल आर से इसे डिनोट करो, इससे डिनोट करो, क्या फर्क पड़ता है, मैं समझने से मतलब है, ठीक है। तो हमें जो शॉर्टर सिलेंडर स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर का हमें ये रेशियो फाइंड करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत सिंपल है, हमें वॉल्यूम से रिलेट करा हुआ है। तो पहले वाले का जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, इसका आर हमने कैपिटल माना है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो है वो 32h हो जाएगा। और वहीं मैं इसका वॉल्यूम देखूं तो मुझे 2v दिख रहा है, इक्वल्स टू इधर मुझे दिखेगा सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये दिखेगा। मैं दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। इक्वल टू का साइन यहाँ से v कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। सो फाइनली जो मुझे दिखेगा हाफ इक्वल्स टू 32 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। 32 इधर आ गया तो 32 गुना 64, सो 1/64 इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मुझे जो रेशियो जो है वो है स्मॉल आर इंटू इस टू कैपिटल आर का। सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 64/1 हो जाएगा। तो ऑब्वियस स्क्वायर इधर आएगा, रूट आएगा, तो 8 मुझे दिखेगा, 8/1 यानी कि 8 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। सो 15 का आंसर क्या हो गया, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6:50 AM इज। 6:50 सुबह में जो हैंड्स हैं क्लॉक के, यानी आर हैंड और मिनट हैंड, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल होगा। तो कितने डिग्री का एंगल होगा ये एग्जैक्टली नहीं पूछा, तो क्वेश्चन आपका इजी हो गया। यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा है कि एंगल बताओ कितना होगा। तो सपोज करो ये एक घड़ी है, इस घड़ी में 6:50 हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है 6 यहाँ पे बजता है, 3 यहाँ पे होता है, 9 यहाँ पे होता है, 12 यहाँ पे होता है, तो 6 यानी कि कांटा ऐसे होगा हल्का सा, और 50 यानी 10 पे होगा इस तरीके से। तो आप बोलो कि सर ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा? आप बोलोगे नहीं सर, 6 और 9 पे होता है तब जाके राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो राइट एंगल से ज्यादा हो गया यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया? तो आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि कितने डिग्री का एंगल होगा, मतलब यहाँ पे जो ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये ना पूछ के आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछे कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो बताओ। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, जो कि आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, लेकिन हायर लेवल के एग्जाम में आता है, ठीक है, आ भी सकता है क्योंकि अभी कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। तो अगर उस तरीके का एग्जाम, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है? तो इसका एक फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है कि आपको यहाँ पे बोल दिया कि इस टाइम पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा वो बताओ। तो फॉर्मूला है मेरा R इंटू 30 डिग्री माइनस 11/2 इंटू मिनट मॉड। मॉड का मतलब होता है अंदर की वैल्यू कुछ भी हो, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे R जो है वो मेरा कितना है, 6:50 पर, मतलब 6 घंटा और फिर ये 50 मिनट हो रहा है। तो 6R इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट है मेरा 50। मुझे इसे सॉल्व करना है। तो 6×3 = 180 आएगा, और माइनस यहाँ से 2 से 50 कटेगा, 25 बार में 25 इंटू 11 करेंगे तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। तो 180 में से 275 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 20 अगर ऐड कर दो तो 200 बचा, 7×2 = 95, ठीक है। मॉड था तो अंदर वाला वैल्यू माइनस में होगा, तब भी हम प्लस में लेंगे तो 95 डिग्री यहाँ पे बनेगा। 95 डिग्री का मतलब सर 90 + 95, ठीक है। तो यानी ऑब्ट्यूज एंगल हमें मिलेगा। तो 95 डिग्री का एंगल ये होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर पे क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस। एक आदमी जो है एक वस्तु को 10% के हानि पे बेचता है। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 1/10 का मतलब अगर 10 रुपए का कोई सामान है तो उसको 1 रुपया लॉस में बेचा, यानी 9 रुपए में बेचेगा, ठीक है। तो 10 रुपए का सामान है, उसे 9 रुपए में वो बेच रहा है। इफ ही सोल्ड इट एट 10 रुपीज 10 मोर, अगर वो 10 रुपया ज्यादा में बेचा होता, ही वुड गेन 10%, तो वो 10% का प्रॉफिट करा होता उसने। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपया में 1 रुपया का प्रॉफिट, यानी 10 रुपया का सामान वो 11 रुपया में बेचता, तब जाके उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी 10% का प्रॉफिट होता।
ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 रुपए का है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 रुपए ज्यादा में बेचता है, यानी 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। कितना टाइम्स है सर, 5, 5 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 5 करेंगे 10 होगा, यानी 5 जो है फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है कितना होगा, तो 10 बचे 50, यानी 50 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल बाउंस गया होगा ऊपर से। तो उसे समझाने का एक और तरीका है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। देखो 10% का लॉस हुआ, हम मान लेंगे सीपी जो है वो है मेरा 100 रुपया। ठीक है, मान लिया है मैंने 100 रुपया सीपी है। 10% के हानि पे बेचा है, यानी 90 रुपए में बेचा होगा। 100 रुपए में 10 रुपए के लॉस पे बेचा है, यानी 90 रुपए में बेचा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ ही सोल्ड इट एट ₹10 मोर, अगर 10 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 100 रुपया का सामान को अगर 10 रुपया प्रॉफिट में बेचे, 10% गेन में बेचे, तो उसे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यानी 100 रुपए का सामान को जब 10 रुपया हानि में बेचा तो 90 रुपया, 10 रुपया लाभ में बेचेगा तो 110 रुपए में बेचेगा। कितना का डिफरेंस है सर, तो आप बोलोगे सर 20 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा था कि पहले जितना में बेचा है, अगर उससे 10 रुपया ज्यादा में बेचता, तो पहले जो है 90 रुपए में बेचा है, उससे 10 रुपया ज्यादा में बेचता तो 100 ही होता ना। यहाँ तो मेरा 20 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, तो यानी मेरा 20 रुपए का डिफरेंस और क्वेश्चन के अनुसार 10 रुपए का डिफरेंस। ठीक है, 10 रुपए का डिफरेंस। तो कैसे हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, हम लोग 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 आएगा। ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमें फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पता चल सके। ये एक शॉर्ट ट्रिक का तरीका है फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन निकालना। इससे क्वेश्चंस बहुत इजी बनता है अगर आप ये प्रोसेस समझ लेते हैं, अगर आप ये ट्रिक को जान लेते हैं। तो यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस पड़ी है, आप चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे 1/2 आएगा। 1/2 को मैं क्या करूँगा, जो सीपी हमने माना है 100, इससे मैं डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। तो 50 रुपीज जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है क्या नहीं हो सकती है। तो हमें हमेशा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। मिनिमम 0 होता है प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम 1 होता है, या फिर इसी के बीच में होता है। तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती। तो जो बी नंबर वाला ऑप्शन है -1.5, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, हमें साफ साफ दिख रहा है 7 एक प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रहा है कि 7 years बैक द एज ऑफ एक्स वॉज 5 टाइम्स हर डॉटर। 7 साल पहले, तो मान लेते हैं एज ऑफ एक्स अभी के समय में एक्स है, और उसकी डॉटर की एज जो है अभी के समय में डी है। तो 7 साल पहले अगर हम बात करें तो x - 7 years का x होगा, और उसकी डॉटर जो है d - 7। तो 7 साल पहले द एज ऑफ एक्स वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर, तो मतलब डॉटर की एज का 5 टाइम्स था। ये मेरा पहला कंडीशन हो गया। द नेक्स्ट ईयर मतलब x + 1 and d + 1, the next year the age of x will be 3 times that of her daughter। तो ये जो है 3 गुना है, यानी इंटू 3 इसको कर देंगे तो इक्वेशन मेरा बन जाएगा। तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। हमें डॉटर से मतलब है, तो हमें एक्स को हटाना पड़ेगा। तो रास्ते से हटाओ इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5d - 7 = 35, और फिर +7 हो गया। यहाँ पे 5d और फिर 35 में से 7 माइनस कर दो, तो 30 और 28, यहाँ पे 28 बच गया, यानी 5d - 28 हो गया। इधर हम सॉल्व करेंगे तो 3d + 3 - 1, तो 3d +2 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे ये हो गई, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मेरा 5d - 28 = 3d + 2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 2d = 30, यानी d = 15। तो जो डॉटर है वो अभी 15 साल की है। प्रेजेंट एज पूछा था, जिसे हमने डी माना था, एज्यूम करा था, तो d = क्या निकल गया, 15 साल निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कंसीडर दी फॉलोइंग फिगर, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है, कितने सारे बनेंगे। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे रूल हैं मार्केट में अवेलेबल,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि समय अभी के समय में समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, समय की बहुत वैल्यू है। तो आप किस क्वेश्चंस को कितने जल्दी सॉल्व करते हो, तो इस पे जो है सारी चीज़ें, आपका जो सक्सेस है, आपका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। तो जो सबसे ईज़ी ट्रिक है वो ये है कि काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 हो गया। तो इसके अंदर में 12 ट्रायंगल आपको दिखेगा, और एक जो सबसे बड़ा वाला ये ट्रायंगल है वो एक दिखेगा, तो +1 कर दो। तो टोटल 13 ट्रायंगल जो है ये इसके आंसर हो, मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो अब ये सर कैसे याद करा आपने? तो ये याद नहीं है, ये प्रैक्टिस है। आप इस पे जो काउंटिंग फिगर्स है, इस पे इतने क्वेश्चन है अलग अलग वैरायटी के, आप उसे प्रैक्टिस कर लो ट्रिक के थ्रू, तो आपकी चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये आपको निशांति एकेडमी ऐप के स्टोर सेक्शन पे एक क्वांट के नाम से एक पूरा का पूरा सीरीज है, या आप डीआरडीओ के फुल पैकेज में भी आपको ये मिल जाएगा। उसके थ्रू जो है आप चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमें ये कह रहा है P प्लस क्यू इंडिकेट करता है P एंड Q आर मैरिड टू ईच अदर। P और Q ने एक दूसरे से शादी करी है, इसका मतलब हो गया P प्लस क्यू। P माइनस क्यू का मतलब होता है P एंड Q आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। ठीक है, P प्लस क्यू का मतलब P एंड Q आर मैरिड कपल्स, और P माइनस क्यू का मतलब है P एंड Q आर चिल्ड्रन, P एंड Q आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। एंड P इंटू Q का मतलब होता है Q इज अ चाइल्ड ऑफ P। ठीक है, Q इज अ चाइल्ड ऑफ P, दिस इज P इंटू का मतलब हो गया है, सेकेंड वाला ये माइनस का मतलब हो गया है, और ये प्लस वाले का मतलब हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। M प्लस एस है, तो M प्लस एस का मतलब है M एंड S आर मैरिड कपल, M एंड S आर मैरिड कपल्स। S इंटू टी का मतलब जो है, S इंटू टी, S इंटू टी का मतलब है मेरा कि जो T है वो S इंटू टी, P इंटू क्यू का मतलब होता है Q इज द चाइल्ड ऑफ P। तो S इंटू टी का मतलब होता है T इज द चाइल्ड ऑफ S, T इज द चाइल्ड ऑफ S। T जो है वो मेरा S का चाइल्ड हो गया, और उसके बाद है मेरा T माइनस एन। T माइनस एन का मतलब है T और N जो है सेम पेरेंट्स के हैं, T और N जो है सेम पेरेंट्स के हैं। ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, मतलब इसमें जो है कौन सा कंडीशन जो है इन चारों में से सही होगा इस कंडीशन के लिए। तो L इज अ पेरेंट ऑफ S, L जो है वो S का पेरेंट है, L जो है वो S का पेरेंट है। यहाँ L, अच्छा एक छूट गया था मेरा, L इंटू एम छूट गया था। L इंटू एम का मतलब जो होता है वो है मेरा L इंटू एम, M इज द चाइल्ड ऑफ, L इंटू एम जो है, कहाँ गया यार, L इंटू एम, M इज द चाइल्ड ऑफ L, M इज द चाइल्ड ऑफ, M इज द चाइल्ड ऑफ L। अच्छा ये मतलब ऊपर का नेक्स्ट जनरेशन हो गया। ठीक है, सो L इज अ पेरेंट ऑफ S, L जो है वो S का पेरेंट है, L इज अ पेरेंट ऑफ S, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा मेरा L इज अ पेरेंट ऑफ N, L इज अ पेरेंट ऑफ N, वो गलत हो गया। तीसरा जो है L इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ N, ये भी नहीं है। L इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ N, L इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ N, इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ N, ये भी सही हो गया। और फिर है S इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ S, T इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ, T इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ S, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे दो कंडीशंस जो है सेटिस्फाई कर रहा है। एक है मेरा L इज अ पेरेंट ऑफ S, L इज अ पेरेंट ऑफ S, और दूसरा है मेरा L इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ N, L इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ N। दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे दो आंसर हो गए, एक ए हो गया है, एक सी हो गया। एक, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सही करा है, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो, मैं एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करना, मुझे लग रहा है सही होगा। मैं एक बार, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ। ठीक है, P प्लस क्यू जो है इंडिकेट्स दैट P एंड Q आर मैरिड कपल, P एंड Q आर मैरिड कपल, P माइनस Q जो है वो दोनों P एंड Q आर द चाइल्ड ऑफ द सेम पेरेंट, ये है। और P इंटू Q जो है, P इंटू Q जो है वो मेरा Q इज अ चाइल्ड ऑफ P, Q इज अ चाइल्ड ऑफ P, सही है यहाँ तक। तो यहाँ पे कंडीशन है M प्लस
एस है, तो प्लस वाला केस क्या है, एम और एस जो है दोनों एक ही कपल्स हैं, मतलब कपल्स हैं दोनों। फिर एस इंटू टी जो है, एस इंटू टी, इंटू जो है वो इंडिकेट कर रहा है मेरा, टी जो है वो चाइल्ड है एस का, टी जो है वो चाइल्ड है एस का, एम जो है वो चाइल्ड है एन का, एम जो है चाइल्ड है वो है मेरा एल का, ठीक है। टी माइनस एन जो है, टी और एन जो है वो मेरे सेम पेरेंट्स के हैं, टी और एन जो है सेम पेरेंट्स के हैं, तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ तक। तो ऑब्वियसली जब कंडीशन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो जो है मेरा ऑप्शंस भी जो सही है, तो मेरा यहाँ पे दो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो यहाँ पे दो आंसर होगा ए और सी, ठीक है, ए और सी दो आंसर होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ गलत होगा तभी जा करके जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ है, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए था, तो दो ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग 23 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, अ जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 50% इन 100 डेज। एक जॉब को जो है 50% जो है 100 दिन में करते हैं, फॉर 80 डेज 60% वर्क। अब देखो ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है, बेटर होगा इसे ये कहें कि टाइम वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। और इसके लिए जो है कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। और एक बेसिक फॉर्मूला है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, पर्सन इनटू डेज, ठीक है। मतलब पर्सन को अगर हम लोग डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा टोटल वर्क डन निकलता है। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है वो 50 आदमी जो है 100 दिन में एक काम कर सकते हैं या एक जॉब कर सकते हैं। तो वो जॉब जो है वो कितना हो गया, हमने मान लिया, तो मैंने 50 आदमी को 100 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5000 जो है ये टोटल काम है। अब क्वेश्चन है 80 दिन तक 60 आदमियों ने काम करा, कितना काम करा होगा, तो 80 इंटू 60 कर देंगे, 848, 4800, इतना काम जो है 80 दिनों में 60 आदमियों ने करा है। इन हाउ मेनी डेज 20 पर्सन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कितना काम बच गया, अब बोलोगे सर 200 काम बच गया। कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। कितना दिन लगेगा, आप बोलोगे सर 10 दिन लगेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। अ डॉलर इज 25 रुपीज, एक डॉलर इक्वल्स टू 55 रुपया है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 यूरो इक्वल्स टू 500 येन, 1 यूरो इक्वल्स टू 500 येन, 1 यूरो इक्वल्स टू $1.5, सो 1 यूरो इक्वल्स टू $1.5। हमें पता है $1 इक्वल्स टू 55 रुपीज़ है, यानी 1.5 इंटू 55 रुपीज़ हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, तो 55 55 हो जाएगा, और 0.5 कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा यहाँ पे, 15 पचे 75 और 0 750, और 15 पचे 75, यानी फिर 5 7 5 12, और फिर 825, तो 82.5, तो 82.5 बेकार हुआ, मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं हुआ ना, बिना मल्टीप्लाई किए भी सॉल्व हो जाता है ये। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी येन इज 1 रुपीज, तो कितना येन इक्वल्स टू 1 रुपीज होगा, यानी 500 डिवाइडेड बाय हमें 82.5 करना है। तो मुझे समथिंग येन मुझे मिल जाएगा, पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 5 के बाद 5 3 8 होता है, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से 1000 यहाँ पे दिखेगा, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15 दिख रहा है, 5 से 5 दूना 10 और 200 दिख रहा है, बस 200 बटा जो है 33 आएगा, यानी 6.06, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6.06 जो है येन 1 रुपीज इक्वल्स टू मुझे दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 पार्ट्स इन in the proportion of 4:9:7. If the largest part turned out to be rupees 25,200, तो लार्जेस्ट पार्ट है, यानी 9 की वैल्यू 25,200 रुपए है, 9 की वैल्यू, तो विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, यानी 4 का वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 से डिवाइड कर दो ताकि फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन पता चल सके, और फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27 हो रहा है, तो 2 बार में जाएगा 18, यहाँ पे 7 बचेगा, 9 8 72, और फिर 00 28 चौके, तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 4 तिया 12, 120 जो है 120 में से मेरा 4 दूना 8 माइनस कर दें तो 112, तो 112 देख लो किसमें है इतना, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इस तरह से आपका क्वांट का सेक्शन या फिर मैं बोलूँ तो एप्टीट्यूड का सेक्शन, जहाँ पे क्वांट और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस थे, वो मेरा कवर हो गया। नेक्स्ट है मेरा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। तो फटाफट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस कवर करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के जो मेंबर हैं वो उसमें कौन सा नहीं आता है। तो बिम्स्टेक में बहुत सारी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपको मेंशन करना है बिना चीटिंग किए हुए कमेंट सेक्शन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा मालदीव। मालदीव जो है वो मेरा बिम्स्टेक के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। पहला शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो किससे रिलेटेड है, तो वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो जो ऑप्शन सी है वो मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, नीति, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल हैं जो हैं वो कौन से हैं। तो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आता है, सबसे टॉप पे तो पीएम है। उसके बाद जितने भी स्टेट है, जितने भी यूटीज हैं, जो जो यूटीज में सीएम हो सकते हैं, तो सारे सीएम्स हो गए, टोटल सीएम्स। इसके बाद जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो गए वो हो गए। ठीक है, तो ये तीनों हैं। अब आपको यहाँ पे पीएम तो किसी में दिख नहीं रहा है, तो बाकी का देख लो। यहाँ पे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर किस में है, तो गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ये नहीं होगा। सीएम ऑफ स्टेट्स ये सही लग रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ये है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर ये सही हो गया। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल अदर यूनियन टेरिटरी। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसके अंदर जो है एक सीएम है। तो ऑब्वियस है हमें ऐसे यूनियन टेरिटरीज को भी लेना है जिस पे जो कंट्रोल है वो सीएम का है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल अदर यूनियन टेरिटरी, जो ऑप्शन सी होगा वो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। जो पहला जो अमेंडमेंट था वो आर्टिकल 19 को अमेंड करा गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें करी गई थी। डिटेल्स जो है आपको इस पीडीएफ के लास्ट में आपको कुछ नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। वो सारे लिंक के थ्रू जो है आप सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो इस पूरे टॉपिक में मैंने कवर करे हुए हैं। तो उसके थ्रू जो है आप अपना नोट्स बना सकते हो, आप उसे रीड कर सकते हो। प्लस ये सारे टॉपिक जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अमेंडमेंट का एक टॉपिक दिखा है, तो अब देखो मैंने अमेंडमेंट वाली लिंक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखी हुई है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरे वेबसाइट पे आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल, अमेंडमेंट का एक पोस्ट मिल जाएगा। वहां से आप सारे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हो जितने भी, सारे आर्टिकल्स नहीं भरे हुए हैं मैंने यहाँ पे, जो पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे आर्टिकल्स हैं, वो सारे पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं। तो उन सबको एक बार रीड जरूर करना, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक लिंक आपको यहाँ पे दिखाया है। इस पूरी पीडीएफ के लास्ट में आपको बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वो एक नोट्स का फॉर्मेट है वेबसाइट पर, निशांति एकेडमी वेबसाइट पर, जिसके थ्रू जो है आप जो है अपना नोट्स बना सकते हैं, आप उसे रीड कर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर करा हुआ है वहां पे, तो आपका वहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 5 पे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर वो किस आर्टिकल के द्वारा है, तो 32 और 226। ठीक है, 226 एंड 32 ये इसका राइट आंसर है। जुडिशियल रिव्यू के ऊपर में आपको एक वीडियो भी दिखेगी निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, और जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे मैंने एक अलग से जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर कवर करा हुआ है, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, वहां भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947 वाज अपॉइंटेड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पहला जो पीएम थे हम लोगों के इंडिया के 1947 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें किसने अपॉइंट करा था। जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा गवर्नर जनरल। तो उसे उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपॉइंट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड वाज अवॉर्डेड टू।
जो फर्स्ट साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड है वो किसे दिया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है मेरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जो पहला साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड था वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इफ द मर्करी इन द बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम विल बी। देखो ये एक एक्चुअली में एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मेरा जो भी उसके अंदर लिक्विड डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी, ठीक है, उसकी डेंसिटी इंटू जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर मैं मरकरी को हटा करके बैरोमीटर में उसकी जगह पे वाटर डाल दूं तो उसका हाइट जो है वो क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर जो है वो सेम मेजर करना है। जैसे मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 Hg है, ठीक है, इतना है। अब 50 Hg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने कांस्टेंट ले लिया। अब इसे मुझे दो तरह के मशीन से मेजर करना है या दो तरह का बैरोमीटर से मेजर करना है। एक बैरोमीटर में मरकरी यूज हो रहा है, दूसरे बैरोमीटर में वाटर यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि जो हाइट होगा वाटर वाले का वो मरकरी वाले से ज्यादा होगा या कम होगा। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो तो कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं हो सकता। डेंसिटी आप बताओ मरकरी का ज्यादा होगा कि वाटर का ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर मरकरी का ज्यादा होगा। वाटर का डेंसिटी क्या होता है सर, कम होता है। तो ऑब्वियस है डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी जो है वो ज्यादा इसका होता है मरकरी का, तो उस समय हाइट जो है इसका कम होगा मरकरी का। वाटर का डेंसिटी जो है वो कम है, तो हाइट जो है वाटर का क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें सेम वैल्यू चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई में हमें सेम वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, क्योंकि सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। तो ऑब्वियस है कि हाइट जो है ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइयर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। When white light passes through a glass prism, then which ray among the following goes through the maximum deviation? अब देखो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक प्रिज्म है, मैंने एक व्हाइट लाइट को पास करा, तो ये जो है 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी, बट जाएगी। ये जो 7 डिफरेंट कलर है उसका ऑर्डर है VIBGYOR। तो सबसे ऊपर में कौन होगा, सबसे ऊपर में रेड लाइट होगा, ठीक है, रेड लाइट होगा सबसे ऊपर में। तो यानी ये सबसे कम डेविएट होगा तभी सबसे ऊपर में, मतलब एक लाइट को ऐसे पास करा है, अगर ये हल्का सा डेविएट होकर के ऐसे ही है और एक इसका जो पार्ट है वो पूरा जो है बेंट होकर के नीचे गया है, तो नीचे वाला कौन दिख रहा है आपको, वी वायलेट। तो वायलेट जो है सबसे ज्यादा बेंट हुआ है, और सबसे कम बेंट कौन होगा, सबसे ऊपर वाला है जो कि आर है, ठीक है, रेड कलर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम डेविएशन किस में दिखेगा, तो मैक्सिमम डेविएशन वायलेट में दिखेगा, वायलेट ऑप्शन में नहीं है। इसके ऊपर में क्या है, आई फॉर इंडिगो, इंडिगो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी ब्लू, ब्लू दिख रहा है, हाँ सर ब्लू दिख रहा है, तो जो ब्लू है वो आप उस पर टिक लगा दो, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बता दूं, वेवलेंथ में याद रखना, वेवलेंथ का ऑर्डर ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, मतलब ऊपर वाला का वेवलेंथ ज्यादा होगा, लेमडा की वैल्यू ऊपर वाले की ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी नीचे वाले का ज्यादा होगा, ऊपर वाले का कम होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिल्क व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द शुगर ऑफ द मिल्क इनटू डैश एन एसिड। योगर्ट मतलब दही, कौन सा एसिड होगा सर, लैक्टिक एसिड होगा, तो लैक्टिक एसिड ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। अब देखो एसिड और बेस में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। मेटल का जो कंपाउंड होगा, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो सकता है, वो सब मेरा बेस कहलाता है। और वहीं जो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया या नॉन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल सल्फाइड हो गया, ये सब मेरा एसिड बनता है। तो मेटल ऑक्साइड मेरा बेस है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बेस है, मेटल कार्बोनेट बेस होगा, विनीगर जो है वो एक एसिड है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा बेस नहीं है, तो विनीगर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, सिरका कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, विनीगर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो है द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है।
तो 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग 13 कहाँ गया, 13 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामंत जो है वो अभी के प्रेजेंट चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन एक्सेस ऑफ एयर। तो अब देखो, हाइड्रोजन को जब हम लोग जलाएंगे तो वो हमें वाटर देता है, H2O देता है और हीट देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसे जलाने पे जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही सिर्फ देगा। इथानोल जो है वो उसका फॉर्मूला होता है मेरा C2H6O। तो इसे जब हम लोग बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस वाटर देता है, प्लस हीट देता है। ठीक है, ये हीट का सिंबल है ट्रायंगल जैसा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा इथानोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्हेन वाज डीआरडीओ फॉर्म्ड। डीआरडीओ कब जो है बना है, तो 1958 में डीआरडीओ को बनाया गया है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को मिला के मैं बाद में डीआरडीओ के बारे में एक अलग से क्लास ले लूंगा आपको, जहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूंगा। तो 1958 इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ ब्लड दैट फाइट against majority of microbes during infection are known as। जो ब्लड सेल्स हैं जो माइक्रोब से फाइट करता है इन्फेक्शन के समय में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जवाब दे देंगे। इसे WBC कहते हैं, तो WBC ये इसका राइट आंसर होगा। 16 के बाद हम लोग 17 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इन ह्यूमन इंटेस्टाइन द मेजर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। जो ग्लूकोज जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का, मिनरल्स का, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, विथ मतलब थोड़ा सा इसे एनर्जी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है इस फंक्शन को, इस एक्टिवेशन के लिए। तो इसीलिए इसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति का क्या कारण नहीं था। एनेक्सेशन ऑफ अवध ये कारण था। बैटल ऑफ बक्सर तो बहुत पहले हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर ही इसका राइट आंसर होगा, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नेवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं था। कौन इसमें से प्राइम मिनिस्टर, आपके पास ऑप्शन है आई के गुजराल, दूसरा है मोरारजी देसाई, चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। इसमें BCD तीनों चीफ मिनिस्टर्स थे पहले, बाद में PM बने। आई के गुजराल जो है पहले जो है CM के पद पे नहीं थे किसी भी राज्य के, तो आई के गुजराल जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मित्रा शक्ति, आपको लिस्ट ऑफ CM जो है वो भी आपको निशांति एकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रेसिडेंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट भी आपको निशांति एकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे मित्रा शक्ति, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो इंडिया और मेरा श्रीलंका के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इंडिया और किसके बीच में जो है मित्रा शक्ति होता है, तो आंसर है मेरा श्रीलंका। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि DRDO कहीं ना कहीं वेपन्स बनाता है आर्मीज वगैरह सबके लिए, और जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें DRDO के बनाए हुए कुछ वेपन्स को टेस्ट करा जाता है। तो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से कवर करिएगा। आपको जितने भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं उसकी भी लिस्ट आपको निशांति एकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां से रीड कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो है पहला इंग्लिश था, फर्स्ट इंग्लिश पर्सन था, ब्रिटिश पर्सन था जिसे प्रेसिडेंट बनाया गया था 1888 में। कब किस सेशन में बनाया गया था, तो इलाहाबाद सेशन में, तो इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच, अगेन जो INC के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं उसकी भी लिस्ट आपको निशांति एकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां से रीड कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन, विच इन विच इंडियन स्टेट विल यू
फाइंड माउंट टीई। माउंट टीई जो है ये नागालैंड में प्रेजेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मेरा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज व्यात। ठीक है, व्यात रिवर जो है झेलम नदी को कश्मीरी में कहा जाता है, मतलब कश्मीर में झेलम नदी को व्यात के नाम से जाना जाता है, तो झेलम इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है मेरा, डैश अ फ्लूइड secreted by new mothers during the initial days of lactation contains nutrients that boosts a baby immune system and helps fight infection। क्वेश्चन है कि जितनी भी लेडीज होती हैं उनके अर्ली डेज में, लैक्टेशन के अर्ली टाइम में, इनिशियल स्टेज में जो है उनके जो दूध ग्रंथि होती है, लैक्टेशन जो ग्रंथि होती है, उससे एक लिक्विड सिक्रीट होता है, ये येलो कलर का लिक्विड होता है जो बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसका नाम क्या है? इसका जो आंसर है वो है मेरा क्लोस्ट्रम। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, क्लोस्ट्रम कहते हैं उसे। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लेना। नेक्स्ट है मेरा 25 नंबर का क्वेश्चन, दी भाजा केव्स जो है वो महाराष्ट्र में है, तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। किसके लिए फेमस है? तो बुद्धिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, बुद्धिस्ट यहाँ पे स्टैचू मिला हुआ है। देख सकते हैं हम लोग इंग्लिश के सेक्शन पे। इंग्लिश के सेक्शन में मेरा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन हु लव्स बुक। जिसे बुक से प्यार होता है, जो बुक्स पसंद करते हैं, उसके लिए बिब्लियो एक वर्ड आता है, बुक्स के लिए बिब्लियो वर्ड आता है। बिब्लियो फाइल है यहाँ पे, तो PHIL फाइल जो है ये लवर्स के लिए वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे बिब्लियो फाइल जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। इसे ईपीटैप कहते हैं, तो जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे सिनोनिम हमें फाइंड करना है किसका? रिवोल्यूशनरी का। रिवोल्यूशनरी मतलब जो रिवोल्यूशनाइज्ड हो, जो चेंज हो अचानक से, तो यहाँ पे रिफॉर्मेटरी जो है नहीं होगा, रोटेटरी नहीं होगा, रिफॉर्म से रिलेटेड है, एक अलग तरीके का रिफॉर्म हो गया। तो रिवोल्यूशनरी, जो रिवोल्यूशन हुआ, जो अचानक से चेंज हो गया, यानी कि ड्रास्टिक चेंज जो है, ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नजदीक का, सामने का, नियरनेस जो है ये इसका सिनोनिम बोला है ना इसने, सिनोनिम है तो नियरनेस ये इसका राइट वर्ड होगा। नेक्स्ट है मेरा सब्स्टिट्यूट, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बर्ड्स से रिलेटेड जो वर्ड है वो है मेरा ऑरेंथो, तो ऑरेंथोलॉजी एक बन गया, तो ऑरेंथोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ बर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये। सो द प्रॉब्लम इज इजी टू टैकल, तो इजी टू टैकल यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका क्वेश्चन टैग में इजंट इट आएगा, तो इजंट इट जो है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम हमें फाइंड करना है यहाँ पे, और जो वर्ड है कैपिटल लेटर में वो है मेरा रिपेयर। रिपेयर करना का अपोजिट क्या हो जाएगा? डैमेज करना, तो डैमेज जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मेरा फ्रेजल वर्ब से जुड़ा हुआ, और यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है वो है मेरा द बगलर्स। बगलर्स ब्रेक इनटू होगा यहाँ पे। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना कहीं पे, स्पेशली थेफ्ट पर्पस से यूज होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाहरलाल नेहरू स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन होगा, तो एट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेरा द बॉय वॉज क्योर्ड फ्रॉम होगा, तो फ्रॉम टाइफॉइड, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई शेल मीट यू एट 6 o'clock। प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, जिन्हें इजी लग रहा होगा उनके लिए इजी है, और उन्हें घबराने मतलब ये नहीं सोचना है कि बहुत टफ आएगा पेपर में, ऐसा नहीं होगा। एक 12th लेवल के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो हैं CGL के नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। अगर आपका नहीं होगा, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं और सिलेक्शन आपका नहीं होता है, तो उसका रीजन सिर्फ एक ही होगा कि आप घबराए हुए इतने रहोगे, इतने पैनिक हो गए सिचुएशन के समय में, एग्जैक्ट पेपर के समय में,
कि पेपर आपका खराब हो जाएगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो। इसीलिए जो है घबराना नहीं है, जो आपने पढ़ा है आप उसे रिवाइज करिए अच्छे से, बेसिक चीजों को प्रिपेयर करिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, आपका आराम से पेपर क्लियर होगा हंसते हुए ये। ठीक है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। मेरे पिताजी जो रिटायर हुए हैं सर्विस में, तो हो रहे हैं, अच्छा विल है यहाँ पे, तो इन अ ईयर होगा, तो इन जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है मेरा एरर फाइंड करना है, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल होता स्कूल का तो मैं एग्जामिनेशन को ही खत्म कर देता। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्कूल को लगाना जो है ना अननेसेसरी है। द वर्ड जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया जो किसी चीज को स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे द भी प्रिंसिपल के साथ भी लगा हुआ है, स्कूल के साथ भी लगा हुआ है। इफ आई एम दी प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, यहाँ पे ज्यादा सही होता, तो द का जगह पे यहाँ पे ए ज्यादा बेटर होता, तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे माई मदर इज थिंकिंग। अब यहाँ पे देखना थिंकिंग नहीं होता है, थिंक होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे माई मदर थिंक होगा, माई मदर थिंक्स हो सकता है, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। तो यहाँ जो ए जो है ऑप्शन ये सही होगा। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टूडे। द स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है। स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, बस सिंपल हो गया। तो जो 15 नंबर वाला है उसका ए नंबर ऑप्शन जो है गलत हो गया। 16 नंबर है आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। अब देखो यहाँ पे एवरी वन ऑफ माई बॉयज ये गलत हो गया, या तो होगा एवरी बॉयज या फिर होगा ईच वन ऑफ माई बॉयज। तो यहाँ पे एवरी बॉयज हो सकता है या फिर ईच वन हो सकता है। ठीक है, ईच वन ऑफ माई बॉयज, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 17 नंबर, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है नो सूनर डिड, जब भी नो सूनर डिड स्टार्ट होगा तो देन से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो यहाँ पे देन होगा, और डिड लगा हुआ है यानी ये पास्ट फॉर्म में, तो हम कभी भी शेल विल यूज नहीं करेंगे। तो जो ये वाला बी वाला ऑप्शन है ये मेरा सही हो जाएगा। तो नो सूनर डिड रहे तो आपको दिमाग में रखना है हमेशा देन आएगा, THAN, और जो सेंटेंस है पूरा का पूरा वो पास्ट फॉर्म में होगा। तो जो पास्ट फॉर्म में यही एक सेंटेंस दिख रहा है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी ट्रैवल डैश एट बार्थवाल्स कार। वी ट्रैवल्ड इन द बार्थवाल्स कार, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा नंबर 19, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू अचीव विथ डिलीजेंस एंड स्किल। तो टू अचीव ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इट इज नेचुरल फॉर एवरीवन टू एस्पायर डैश डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे 4 आएगा, एस्पायर फॉर डिस्टिंक्शन होगा यहाँ पे, तो 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 5 जो है वो आपके पैसेज पे बेस्ड है, तो आपको पैसेज रीड करना होगा फिर जाके आप आंसर दे सकते हो। स्टार्ट करता हूँ मैं रीड करना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पैसेज के अंदर क्या गिवन है। So studies serve for delight, for ornament and for ability. Studies जो है जब हम लोग अध्ययन करते हैं वो सर्व करता है, वो क्या सर्व करता है, डिलाइट सर्व करता है, ऑर्नामेंट सर्व करता है एंड एबिलिटी सर्व करता है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। जो डिलाइट का मेन जो काम है वो क्या है, प्राइवेटनेस का है और रिटायरिंग का है। ठीक है, द चीफ यूज ऑफ डिलाइट, जो डिलाइट किस तरीके से यूज होता है, तो प्राइवेटनेस, हमें प्राइवेटनेस में जो है डिलाइट देता है, हमें अकेले में खुश रहना सिखाता है। एंड रिटायरिंग, एक तरह से हम सेंस समझ सकते हैं, रिटायरिंग का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि दुनिया भाड़ में जाए, हमें किसी से मतलब नहीं है, बुक है हमारे पास, किताब है और हम पढ़ रहे हैं, हम चीजों को सीख रहे हैं, काफी है, उसी में आनंद है। ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है जब हम कुछ डिलीवर करते हैं, जब हम कुछ बात कर रहे हो। ठीक है, तो अभी जैसे रिसेंटली अगर आप देखो कि अगर कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा अगर कुछ बात करता है, कुछ बताता है चीजों को बहुत अच्छे से, तो बहुत लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ वो नई चीजें बता रहा है, ऐसा होता है कि वो कुछ इतने अच्छे से, इतने सजा के वो बोलता है कि सामने वाले उसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो जो अध्ययन है वो हमें ऑर्नामेंट देता है, जैसे कि कोई डिस्कोर्स हो गया, डिस्कोर्स का मतलब जो डिलीवर कर रहे हैं हम लोग, जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं वो चीज। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट। एबिलिटी की
किस तरीके से देता है, तो जजमेंट के केस में देता है डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस किस तरीके से करना है, किस तरीके से थिंकिंग करना है, किस तरीके से हमें सोचना है, ये चीजें बताता है एबिलिटी के केस में। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज of particulars one by one, but the general counsels and the plot and marshalling of affairs come best from those that are learned। यहां पे ये कह रहा है for expert man can execute, जो एक्सपर्ट मैन है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsel, जो जनरल काउंसिल है, काउंसिल करना, and the plot and marshalling of affairs come best from those that are learned, जो सीखते हैं उनसे वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बेस्ट तरीके से निकल के आता है। To spend too much time in studies is sloth। ये लाइन ये कह रही है टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत ज्यादा स्टडी करना, ये भी क्या करता है, जीवन में स्लॉथनेस लाता है, आइडियलनेस लाता है। टू यूज देम टू मच इन ऑर्नामेंट, जब कोई बहुत ज्यादा अपने स्टडीज को अपने वचन से, अपने जो मतलब क्या बोलेंगे, वक्ता से जो है वो बताना शुरू करता है, तो वो बहुत ज्यादा क्या करता है, अफेक्टनेस लाना शुरू करता है, वो दिखाता है, वो प्रभावित करने लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, अगर कोई जजमेंट करता है बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान के थ्रू, इज अ ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। दे परफेक्ट नेचर, दे परफेक्ट नेचर, दे का मतलब यहाँ पे स्टडीज परफेक्ट नेचर, वो प्रकृति को, वो जो नेचर होता है किसी पर्सन का, उसे परफेक्ट करती है। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और जो एक्चुअल जो स्टडीज है किसी पर्सन की, वो किसके द्वारा परफेक्ट होती है, तो वो एक्सपीरियंस के द्वारा परफेक्ट होती है। बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि स्टडी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो है किसी पर्सन के नेचर को परफेक्ट करना। लेकिन जो कोई पर्सन पढ़ रहा है, ज्ञानी बन रहा है, तो वो जो ज्ञानी है वो कैसे बनेगा, किताबें पढ़ के नहीं, वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो परफेक्टनेस आता है। ठीक है। फॉर नेचुरल एबिलिटी आर लाइक नेचुरल प्लांट, जो नेचुरल एबिलिटीज होती हैं वो नेचुरल प्लांट के जैसे होती हैं। दैट नीड प्रणिंग, प्रणिंग का मतलब होता है छाटना, छटाई करना, जैसे प्लांट को हम लोग छाटते हैं ना साइड साइड से, वही चीज। बाय स्टडी एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। अब स्टडीज करने से हमें मिलता क्या है, हमें डायरेक्शन मिलता है, अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। एक्सेप्ट दे आर बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, एक्सेप्ट मतलब एक अपवाद है यहाँ पे कि वे जो स्टडीज होती है वो एक्सपीरियंस के द्वारा बाउंडेड होता है। हमने पढ़ तो लिया ये चीज, लेकिन हमने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं करा, तो वो बाउंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरह से भी चीजें होती है, अगर जो चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई है उसमें भी कुछ चीजें ऐड हो जाती है वहां पे एक्सपीरियंस के थ्रू। क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी का मैन का मतलब होता है धूर्त आदमी, तो क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, जो क्राफ्टी मैन होता है वो स्टडीज को कंडेम करता है, बुराई करता है उसका। सिंपल मैन एडमायर देम, जो सिंपल मैन है वो स्टडीज की क्या करता है, एडमायर करता है, सराहना करता है। एंड वाइज मैन यूज देम, और जो समझदार व्यक्ति होता है वो उसे क्या करता है, यूज करता है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। दे टीच मतलब वो सिखाता है कि इस स्टडी को, इस ज्ञान को अपने लिए यूज मत करो, दूसरों के लिए यूज करो। बट दैट इज अ बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम, मतलब स्टडीज जो है वो एक ऐसा विजडम है जो उनके बिना है, उस पर्सन के बिना है। मतलब अध्ययन जो है एक ऐसी चीज है कि जैसे अगर आपने जो है पढ़ लिया, बहुत ज्यादा ज्ञान बटोर लिया, तो ये ज्ञान जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसके स्कोप है, और आपके बिना ही वो ज्ञान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जब तक रहोगे तभी तक वो ज्ञान रहेगा, आप जब चले जाओगे उसके बाद भी आपने जो ज्ञान दिया है दुनिया को वो हमेशा रहेगा। मतलब सेंस यही बन रहा है यहाँ पे। एंड अबव देम, एंड उनसे ऊपर हो गया, एंड अबव देम इसी का लाइन का पार्ट हो गया। वॉर्न बाय ऑब्जर्वेशन, रीड नॉट टू कॉन्ट्रोडिक्ट,
एंड कन्फ्यूट, पढ़ो कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए नहीं, कॉन्फ्यूट करने के लिए नहीं, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, मतलब ना ही आप उस पर बिलीव करो ना ही उसे आप ग्रांट मिलो, मतलब मान लो कि हाँ ये चीज ऐसा है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ना ही बात करने के लिए डिस्कोर्स करने के लिए स्टडी को यूज करो, बट टू वे एंड कंसीडर, मतलब उस चीज को नाप तौल के समझ के जो है उसे रखो अपने पास, ऑब्जर्व करो कि मतलब ये चीजें हैं, मतलब एक तरह से रैशनल बना रहा है आपको स्टडीज। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब पहला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई शुड वन स्टडी, ऑथर के अकॉर्डिंग जो है हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, टू पास द टाइम इन क्रिएटिव वे, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ था नहीं, तो ये चीज सेकंड वाला ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला है फॉर प्लेजर, इनहेंस कैपेबिलिटीज एंड होलिस्टिक ग्रोथ, ये सही लग रहा है। चौथा है मेरा टू बिकम ओनली वर्ल्डली वाइज, मतलब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो है वाइज बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डज द ऑथर नॉट रिकमेंडेड टू मच स्टडीज, ज्यादा स्टडी करने से क्या बन जाता है, स्लॉथ बन जाता है, तो आइडियलनेस जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ कैन द स्टडीज बी परफेक्टेड, स्टडीज जो है वो परफेक्ट होता है एक्सपीरियंस से, हमने एक लाइन पढ़ा था, बड़ी अच्छी लाइन लगी थी मुझे, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, दे परफेक्ट नेचर, जो स्टडीज है वो नेचर को परफेक्ट बनाता है, लेकिन उसकी स्टडीज जो है खुद एक्सपीरियंस से परफेक्ट बनती है। तो जो स्टडीज है वो कैसे परफेक्ट बनेगा, तो बाय एक्सपीरियंस, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिनाउंस स्टडी, डिनाउंस का मतलब उसे भला बुरा कहना, तो स्टडीज को भला बुरा कौन कहता है, जो बहुत ही धूर्त होता है यानी कनिंग जो पर्सन होते हैं वो। 25 नंबर का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वन शुड रीड टू, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार वन शुड रीड टू, मतलब किसे रीड करना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए, सॉरी वन शुड रीड टू, मतलब जो है जो पढ़ाई होती है जो हम अध्ययन करते हैं वो किस लिए करना चाहिए, तो टू आर्ग्यू करने के लिए, सिर्फ बिलीव करने के लिए, इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड ये हो सकता है, प्रीच एंड बिलीव ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस कवर हो गए, यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसे जरूर चेकआउट करना, और जो है इसकी पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी होगी जहां पे आपको कुछ ना कुछ और सीखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके एग्जाम को बूस्ट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।